guys, welcome to online lectures from Takshila Institute अनंतनाग। तो आज हमारा दूसरा ऑनलाइन लेक्चर है क्लास 12th ऑप्टिक्स का। पहला लेक्चर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे दिया। ये लेक्चर तभी समझ में आएगा अगर आपने पहला वाला लेक्चर देखा है। डायरेक्टली आप इस लेक्चर को नहीं देखना, इससे पहला वाला जो लेक्चर मैंने दिया वो आप पहले उसको देख लेना, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और थोड़ा सा जो है एलॉबरेट करेंगे। परसों मैंने आपको बोला कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो है। एक हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरा हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो आपको मैंने ये प्रोसीजर समझाया था, इसको लिखा कैसे जाता है। और ये जो म्यू है, इस म्यू को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो आज हमने परसों रिलेशनशिप निकाला था, ये वाला प्रूव किया था लास्ट वाले लेक्चर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 विच इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2। ये रिजल्ट भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में निकाल के रखा है। और यहां से ये समझ में आया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी जो है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आज हम इससे आगे जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशनशिप दिखाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का मैं आपको एक रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाऊंगा। हमने लिखा है यहाँ पे, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम डिफाइन ही करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन करके रखा है, तो हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय या टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू जो है, म्यू इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं यहां पे म्यू इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हमें ये चीज पता है कि c जो है, c हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कि कोई भी वेलोसिटी जो अगर हमारे पास होगी दैट्स इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब चूंकि लाइट है, लाइट वेव है, तो वेव का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय t। हम लिखेंगे c इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय t। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो हम इसको लिखेंगे लैम्डा 1। तो ये बनेगा इट इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय t फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम इसको लिखेंगे लैम्डा 1 इनटू f। 1 बाई टी जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये बनेगा लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ। इसी तरह वेलोसिटी जो होगा दूसरे मीडियम में, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आती है, एयर से आती है, वैक्यूम से आती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है, जब ये दूसरे मीडियम में चली गई वहां पे इसका वेलोसिटी v है, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई t। तो इसको हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू लैम्डा 2 1 बाई t, फिर से फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको लिखेंगे लैम्डा 2 इनटू f। c को लिख सकते हैं लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाई f, v को लिख सकते हैं हम लैम्डा 2 मल्टीप्लाइड बाई f। तो यहाँ पे ये वैल्यू जब सबस्टिट्यूट हम करेंगे ये बनेगा म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाई f डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 मल्टीप्लाइड बाई f। फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन में सेम रहता है, तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो है ये वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में रिलेशनशिप आता है। ये वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में रिलेशनशिप आता है। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 विच इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में अपना रिलेशनशिप निकाला है, which is equal to, यहां v1 को मैं लिखूं लैम्डा 1 टाइम्स f डिवाइडेड बाई v2 को मैं यहां लिखूं लैम्डा 2 टाइम्स f। फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा इट इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2।
देखिए अगर आप इसका और इसका आपस में रिलेशनशिप देखें, इसका और इसका आपस में रिलेशनशिप देखें, यहां से सीधे पता चलता है μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाय λ2. दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ दे आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो मतलब अगर किसी चीज का वेवलेंथ चेंज होता है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है. तो यहां पे ये एक और कंक्लूजन आया, ये एक और रिजल्ट आया कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये प्रूव किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का आपस में रिलेशनशिप इनवर्स है. अभी हम ये प्रूव कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का भी रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है. सो अगर आपको कोई कहे दैट in a medium there is a change in the refractive index, which parameter is going to change? दो पैरामीटर सीधे सीधे चेंज हो जाएंगे, एक तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा लाइट का और दूसरा आपका जो है वेवलेंथ चेंज हो जाएगा. ये दोनों पैरामीटर डेफिनेटली आपके चेंज होंगे. तो तभी हमने रिफ्रैक्शन को पहले ही डिफाइन किया था. जब हमने रिफ्रैक्शन को डिफाइन किया हमने कहा कि इट्स अ बेंडिंग ऑफ लाइट इन व्हिच देयर इज अ चेंज इन द पैरामीटर्स एंड द पैरामीटर्स व्हिच गेट चेंज्ड व्हेन द रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड, दैट इज वन इज दिस वेलोसिटी एंड अदर इज दिस क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ. सो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी जो है ये रिफ्रैक्शन के टाइम चेंज होती है. तो मैं फिर से एक बार यहां लिखूंगा, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, जब जब आपका रिफ्रैक्शन होता है, जब भी आपका रिफ्रैक्शन होता है तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन के टाइम हमारा क्या होता है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन एक तो हमारा वेवलेंथ चेंज होता है और हमारा वेलोसिटी चेंज होता है, तो दिस इज द, ये एक छोटा सा रिलेशनशिप है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ को आपस में जो है कंबाइन करता है. तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं हमारे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, तो जब हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वेवलेंथ कम हो जाती है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है. रिफ्रैक्शन के टाइम सर आपने ये f और f कैंसिल क्यों कर दिया? क्योंकि जब रे ऑफ लाइट मीडियम में जाती है फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो मैंने आपको उसका रीजन समझाया था रेगुलर क्लासेस के टाइम कि फ्रीक्वेंसी वही होती है मीडियम की जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, और ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो अंदर अपना जो ये मॉलिक्यूल्स का फ्रीक्वेंसी, अंदर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे बनते हैं उनका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी वही होता है जो बाहर ड्राइविंग का फ्रीक्वेंसी होता है. तो रिफ्रैक्शन के टाइम फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फेज सेम रहता है. मैं फिर से बोल रहा हूं, रिफ्रैक्शन के टाइम आपने ये चीजें याद रखनी है. रिफ्रैक्शन के टाइम आपका फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी, फेज, ये दो चीजें हैं जो सेम रहती है. रिफ्रैक्शन के टाइम फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहता है, और रिफ्रैक्शन के टाइम हमारे पास वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है, वेलोसिटी और वेवलेंथ ये चेंज होते हैं. ठीक है, तो यहां पे ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है. अब इस पूरी रिलेशनशिप को कंबाइन करके मैं यहां पे लिखता हूं. तो अभी तक जो हमने रिलेशनशिप यहां पढ़ा वो हमने कुछ ऐसा पढ़ा. क्या पढ़ा हमने? μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू μ2 divided by μ1 which is equal to v1 divided by v2 which is equal to λ1 divided by λ2, λ1 divided by λ2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशनशिप इनवर्स है. तो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो मीडियम में वेवलेंथ चेंज होता है. आपको मैं यहां पे एक एग्जांपल से फिर ये चीज समझाऊंगा. अगर हमारे पास यहां पे दो मीडियम्स हैं, ये मीडियम हमारे पास एयर है, ये मीडियम हमारे पास वाटर है. हमारे पास दो मीडियम्स हैं, एक मीडियम हमारे पास एयर है और दूसरा मीडियम हमारे पास वाटर है. यहां से रे ऑफ लाइट यहां से स्ट्राइक कर गई, यहां पे ये डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये रे ऑफ लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो रे ऑफ लाइट ने बेंड कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. नाउ क्लियरली
यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी, तो इसका मतलब μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो इट्स अ डेंसर मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम, दिस इज अ रेयर मीडियम। जब ये रे ऑफ लाइट यहां से यहां जाएगी, यहां पे अगर इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है या न्यू है, अगर वेवलेंथ इसका लैम्डा है, अगर इसका फेज फाई है और अगर इसका वेलोसिटी v1 है, तो यहां जाने से इसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा न्यू, इसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वो लैम्डा डैश बनेगा, इसका फेज सेम रहेगा फाई, और अगर इसका यहां वेलोसिटी v था, यहां इसका वेलोसिटी v डैश होगा, यहां इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो आप देखिए कि एक तो आपका लैम्डा डैश और आपका v डैश, इन दो पैरामीटर में आपका चेंज आया जब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, जब रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो इस चीज को आप पूरा ध्यान देंगे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर अगर वेवलेंथ चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, वेवलेंथ चेंज हुआ, सर आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से ग्रीन कलर का लाइट ला रहा हूं, मैं एक ग्रीन कलर का लाइट जो है यहां पे इंसिडेंट डाल रहा हूं, यानी यहां पे मैं एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट डाल रहा हूं, लेकिन रे ऑफ लाइट जो है वो ग्रीन कलर की है। रे ऑफ लाइट कैसी है? तो सर आप बताओ जब ये रे ऑफ लाइट यहां जाएगी, जब ये रे ऑफ लाइट यहां पे जाएगी, आप बताओ कि सर क्या इस रे ऑफ लाइट का कलर चेंज होगा या कलर जो है वो सेम रहेगा? मैं फिर बता रहा हूं, ग्रीन कलर का लाइट आ रहा है यहां पे, फिर ग्रीन कलर का लाइट बेंड होके यहां जाता है। आपने ये बताना कि सर ये बेंड जब जो लाइट करेगी मीडियम में, वो ग्रीन कलर की ही रहेगी या किसी और कलर की रहेगी? ठीक है, आप मुझे इसका आंसर दे देना, आप इसका आंसर ढूंढना, फिर आप मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे इसका आंसर सेंड कर देना, जिसको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करके इसका आंसर बताना कि क्या कलर चेंज होगा या कलर सेम रहेगा। क्योंकि कलर में एक प्रॉब्लम है, अगर आप कलर की बात करते हैं तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमने इसको क्या बोलते हैं, इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पे वेवलेंथ चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है, तो अब कलर चेंज होगा या नहीं होगा, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप मुझे इसका आंसर बता देना। ये व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास मेरा है, आप मुझे इसका आंसर बताना कि क्या रिफ्रैक्शन के टाइम कलर चेंज होता है या नहीं चेंज होता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सारा थ्योरी है। अब हम आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। अब जो इसमें क्वेश्चन करेंगे अभी हम, वो तो 10th वाले क्वेश्चन है, वो 10th लेवल के क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपल बताऊंगा दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज 3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो मैं इसको क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अभी ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ आपको कांसेप्ट दिमाग में बिठाने के लिए मैं यहां क्वेश्चन लिखूंगा, इफ refractive index of medium 2 with respect to 1 is 3, then what is the ratio of velocities in the medium? आप प्लीज इसको जो है, कोई वो खतरनाक कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कंसेप्ट दिमाग में बिठाने के लिए, if mu2 with respect to 1 is 3, then what is the value, that is what the ratio of velocities in mediums, इन respective mediums में हमारे पास ratio of velocities कितना होगा? सिंपल सी बात है, mu2 with respect to 1 is equivalent to 3, which is equivalent to v1 divided by v2, so which means v1 divided by v2 is equivalent to 3. This is the ratio of velocity. ठीक है, ये हमारे पास टफ क्वेश्चन है ना? नहीं है, ऑब्वियसली कैसे टफ होगा, ये बेकल सवाल है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां से इसको हम ऐसे, अब हम देखिए ये चीज आपने बहुत, मैं पहले भी बोल चुका हूं, रिफ्रैक्शन का जो प्रीवियस लेक्चर था और जो ये वाला लेक्चर है, ये रिफ्रैक्शन का बेस बनाते हैं। मैंने उस दिन भी बोला, मैं अभी भी ये बता रहा हूं, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, इनको बहुत इंपॉर्टेंस देना है इन 2 टॉपिक्स को, क्योंकि पूरा चैप्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो है बेसिस पे घूमता है।
पूरा रिफ्रैक्शन का चैप्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे घूमेगा। अच्छा, मैं आपको यहां पे एक बात बताऊंगा, सर हमारे पास रेड कलर है, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को आगे ये कंफ्यूजन होती है, सर हमारे पास रेड कलर है, हमारे पास क्या है, रेड कलर, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास कलर्स है, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास कलर्स है, विबगोयर है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कलर्स है, कलर्स का अपना वेवलेंथ है, कलर्स का अपना वेवलेंथ है। अगर कलर्स का अपना वेवलेंथ है तो हर कलर का अपना एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर कलर्स का अपना पर्टिकुलर वेवलेंथ है तो हर एक कलर का अपना पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कल मैं आपको बताऊंगा मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हमारे पास रेड कलर का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। तो जब पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ से मैं पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्योंकि कलर के पास वेवलेंथ होती है, उस बेसिस पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। ये डिस्पर्शन में मेन चीज है, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कलर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वायलेट का उसका अपना वेवलेंथ है, उसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेड का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है तो उसका अपना एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप ये बात दिमाग में रखना, पोलराइजेशन में ये चीज काम आएगी, डिस्पर्शन में ये चीज काम आएगी, एंगुलर डिस्पर्शन जब हम पढ़ेंगे उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां रेड कलर अपना एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरेट करेगा क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो अभी जो हम इसके साथ हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था मिरर में क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हम पढ़ेंगे अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले यहां पे मैं एक छोटा सा टॉपिक है ये, जिसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो, एक बात आपने क्लियरली दिमाग में याद रखनी है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दैट इज बेस्ड, या वो बेस हमारे लिए यानी वो इंपॉर्टेंट है मिरर स्टडी के लिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है लेंसेज की स्टडी के लिए। ये जो सारा हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली सारा लास्ट में पहुंचेगा कहां, हमने लेंस बनाना सीखना है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इमेज फॉर्मेशन लेंस से होता है, तो हमने लास्ट में लेंस बनाना सीखना है। तो उसके लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहला लॉ, पहले मैं आपको इसको थ्योरेटिकली समझाऊंगा, ठीक है। ये लॉ जो है, इस लॉ पे सबसे एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था टॉलमी, ठीक है। सबसे ज्यादा काम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे टॉलमी ने किया। टॉलमी ने इस लॉ को थ्योरेटिकली डिफाइन किया। इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस पे थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा काम टॉलमी ने किया। लेकिन जो लॉ मैं पढ़ाने जा रहा हूं, पहला लॉ, उसको बोला जाएगा सिनेल्स। क्या बोला जाएगा, सिनेल्स। आप ये मेरी बात अच्छे से समझ। इस लॉ पे जो पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का, उसको सिनेल्स लॉ कहा जाता है। इसको थ्योरेटिकली बहुत सारा काम टॉलमी ने किया इस पे, यानी जो इसका बेस है, थ्योरेटिकल बेस, वो टॉलमी ने दिया। फिर सिनेल ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, सिनेल ने इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, और फिर हम आगे समझेंगे कैसे क्या प्रूफ आया। पहले हम सिनेल्स लॉ की थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिनेल्स लॉ है। तो सिनेल्स लॉ क्या बताता है, आप मेरी बात समझ। टॉलमी ने जिस टाइम वर्क किया मीडियम्स पे, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमारे पास यहां पे एक मीडियम है, मीडियम M1, यहां पे दूसरा मीडियम है, मीडियम M2। ये दो मीडियम्स है, अलग अलग मीडियम्स है, अलग अलग मीडियम्स है, तो वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। इधर वेलोसिटी v1 है लाइट का, और यहां लाइट का वेलोसिटी जो है वो v2 है। कितना है, v2। अब यहां से रे ऑफ लाइट आती है, यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है। रे ऑफ लाइट बेंड होती है यहां की तरफ, रे ऑफ लाइट बेंड होती है यहां, ठीक। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता था कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती थी, जिसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते थे,
और जो रिफ्लेक्टेड रे वहां पे नॉर्मल के साथ एंगल बना दी थी, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा, यहां इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाएगा. This is incident ray, this is refracted ray. The angle which the incident ray makes with the normal, that is angle of incidence. The angle which the refracted ray makes with the normal, that is angle of refraction. That is angle of refraction. टॉलमी ने ये देखा, जब उसने बहुत सारे इंटरफेसेस लिए, यहां एयर रखा, यहां वाटर रखा, यहां एयर रखा, यहां गिलास रखा, यहां वाटर रखा, यहां गिलास रखा, यहां कैरोसिन रखा, यहां एयर रखा, जब उसने बहुत सारा कॉम्बिनेशन लिया इसका, इसने यहां पे ये कहा कि आई और आर आपस में इक्वल नहीं होते, रिफ्लेक्शन में इक्वल होते हैं, रिफ्रैक्शन में आई और आर आपस में बराबर नहीं होते. फिर से मेरी बात समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन. वो इक्वल नहीं है, बल्कि इसने ये देखा कि जब मैं आई को चेंज करता हूं आर चेंज होता है. जब मैं आई को चेंज करता हूं हमारा आर चेंज होता है. आई को चेंज करने से आर में चेंज आता है. और जब इसको बताया कि ये चेंज कैसा है, इसने कहा ये चेंज को मैं अभी बयान नहीं कर पा रहा हूं कि ये चेंज है कैसा, मगर एक चीज डेफिनेटली है कि अगर मैं मीडियम को चेंज कर रहा हूं, यहां एयर है, यहां वाटर रखा, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री का रखा, मैंने यहां एयर है, यहां वाटर रखा, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री का रखा, मैंने आर देखा, आर का वैल्यू मेरे पास आया, फिर मैंने एयर रखा, यहां कैरोसिन रखा, मैंने आर का वैल्यू देखा, वो कुछ और आया, फिर मैंने यहां गिलास लिया, ये वाला मीडियम सेम रख रहा हूं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मेरा आर शिफ्ट हो रहा है. आई देखो, हर एक मीडियम के लिए अगर ये आई चेंज कर रहा था, आई आर चेंज हो रहा था. अब अगर ये आई सेम रख रहा है लेकिन मीडियम को चेंज कर रहा है, आर तब भी चेंज हो रहा था. और यही सबसे फैसिनेटिंग रिजल्ट था कि ये आई को सेम रख रहा है, मीडियम को चेंज कर रहा है, मीडियम को चेंज करने से आर चेंज होता है. तो इसका मतलब यहां से इसने एक हाइपोथेटिकल ये कंक्लूजन निकाला कि मीडियम में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारा क्या करता है, जो हमारे एंगल में शिफ्ट लाता है. ये इसने थ्योरेटिकली इतना बोला. दो चीजें टॉलमी ने थ्योरेटिकली बोली. एक, आई को चेंज करो, आपका आर कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज होगा. अगर आप आई को चेंज करते हैं आपका आर कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज होगा, पहली बात. दूसरी बात, अगर आप आई को सेम रख रहे हैं लेकिन आप दूसरे मीडियम को बदल रहे हैं, आपका आर तब भी चेंज होता है. तो ये दो फैसिनेटिंग रिजल्ट्स हैं. आप मीडियम को चेंज करो, आपका आर तब भी शिफ्ट होता है. अब क्या है, इसने कहा अब ये चेंज कितनी आती है वो ये प्रूव नहीं कर पाया. उसके लिए फिर सिनेल आया. सिनेल ने इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद सिनेल ने कहा ये एंगल आई है, अगर इस एंगल आई का साइन लेंगे, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपका आई चेंज हुआ, आपका आर चेंज हुआ, आपने मीडियम को चेंज किया, मगर ये जो साइन आई बाय साइन आर का रेशो है, सिनेल ने ये बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया that the ratio of sin of angle of incidence with the sin of angle of refraction that is always constant. ये बात हमेशा जो है, ये रेशो जो है ये हमेशा कांस्टेंट आता है. टॉलमी ने प्रूव दो चीजें, कंक्लूड दो चीजें कर ली, इसी को एक्सपेरिमेंटली फिर मैथमेटिकल बेस सिनेल ने दिया. सिनेल ने कहा कि जब मैं फिर से ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया, जब मैंने बहुत सारी कॉम्बिनेशंस लिए, मैंने देखा साइन ऑफ एंगल ऑफ रेशो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. अब तीसरा काम, पहले टॉलमी ने थ्योरेटिकली बातें की, फिर इसने एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली बातें की, अब तीसरा काम था इस कांस्टेंट को ढूंढना. ये कांस्टेंट क्या है? थॉमस यंग आया, थॉमस यंग ने कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया. तो हमने देखा कि ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट्स नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो हमारा लॉ पूरा बना, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sin of angle of refraction is a constant, and that constant is refractive index, and that constant is refractive index. So this is Sinel's law.
It states that the statement of Snell's law is, it states that the ratio of sine of angle of incidence with the sine of angle of refraction is always constant, and that constant is known as refractive index, and that constant is known as refractive index. मैं फिर से बता रहा हूं, पहले टॉलमी आया, उसने कंक्लूजन्स दो दिए, उसी कंक्लूजन को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो है स्नेल ने दिया, मैथमेटिकल लॉ दिया। इसने कहा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात इसने कही। अब यहां पे फर्मैट प्रिंसिपल की बात आती है। ये आपको 12th में आपने ये लॉ को याद रखना है, लेकिन अगर इस लॉ का हम थ्योरेटिकल बेस जानने की कोशिश करें कि सर आप समझाओ, क्या सर यहां पे भी जैसे रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, फर्मैट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द रे ऑफ लाइट वेदर इट इज रिफ्लेक्टेड और इट इज रिफ्रैक्टेड इट विल ऑलवेज ट्रैवल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। रे ऑफ लाइट वेदर इट इज रिफ्लेक्टेड और इट इज रिफ्रैक्टेड इट इज ऑलवेज गोइंग टू ट्रैवल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। सर क्या ये लॉ, डज दिस लॉ वर्क इन अकॉर्डेंस विद द फर्मैट प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम? सर क्या ये लॉ फॉर्मेट के शॉर्टेस्ट टाइम के साथ, क्या ये उसके साथ काम कर रहा है? क्या ये उसको वायलेट तो नहीं कर रहा है? तो अगला काम हमारा ये होगा, ये प्रूव करना कि दिस लॉ, जो अगला लेक्चर हमारा होगा, उस लेक्चर में हम ये कोशिश जानने की करेंगे कि क्या ये लॉ जो हमने अभी थ्योरेटिकली पढ़ा, क्या ये लॉ फर्मैट प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में काम करता है या नहीं करता है? और अगर ये फर्मैट प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में काम नहीं करता है, इसका मतलब या तो फर्मैट प्रिंसिपल इनवैलिड है या तो ये लॉ इनवैलिड है। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि ये लॉ एग्जैक्टली वर्क करेगा, ये लॉ एग्जैक्टली वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द फर्मैट प्रिंसिपल। सो स्नेल्स लॉ इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द फर्मैट प्रिंसिपल ऑफ द शॉर्टेस्ट टाइम, यानी यस्तिका रे रिफ्रैक्ट कैसे सासो रिफ्रैक्शनस सर रे छे ते रिफ्रैक्शनस खतर कंसीडर कर इतन में रिफ्लेक्शनस मजमून सर ये खबर कता रे ये सास बज रे सर बुकोस रे करन कंसीडर सर ये साइ रे कंसीडर ये मिस रे शॉर्टेस्ट टाइम ऐसे पर योतम लोग ये मिस रे क्या है लोग शॉर्टेस्ट बिकॉज लाइट अकॉर्डिंग टू फर्मैट लाइट ट्रेवल्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड स्नेल्स लॉ वर्क्स ये छु वनान ये कि यत खतर ये लॉ अप्लाई छु करन सर रे छे सर रे ये मेरे शॉर्टेस्ट टाइम ऐसी इख्तियार करम। So Snell's law statement won me winkes soon me that the sine of a ratio of sine of angle of incidence with the sine of angle of refraction that is a constant and that constant is known as refractive index। तो अब देखो यहाँ पे एक और रिलेशनशिप हमें मिलता है। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप पूरे रिफ्रैक्शन का बेस बनता है। समझो म्यू 2 with respect to 1 is equivalent to 2 mu 2 divided by mu 1 is equivalent to 2 v1 divided by v2 is equal to lambda 1 divided by lambda 2 is equal to sin I divided by sin r। ये हमारा एक पूरा रिलेशनशिप बनता है रिफ्रैक्शन में, जो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। वेवलेंथ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हम ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, हम ये रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे। एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा, हम ये वाला किसी भी चीज को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। आप साइन को वेलोसिटीज के साथ रिलेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे एंगल्स को, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन को वेवलेंथ्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, आप इसी चीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीट रिलेशनशिप बनता है जो हम इस्तेमाल, इनमें से कोई भी आगे वाले लेक्चर्स में इनमें से कोई भी रिलेशनशिप आपका इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने तो ये पढ़ के रखा। तो मुझे बताओ पहले स्नेल्स लॉ क्या है। Snell's law states that the ratio of angle of incidence with the angle of, that the ratio of sine of angle of incidence with the sine of angle of refraction is a constant, and that constant is known as refractive index। यहाँ से एक तो रिलेशनशिप बनता है पूरा, और आप refractive index को एक नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। So refractive index can also be defined as, पहले तो obstruction offered to the light, that's a theoretical definition। Another mathematical definition of refractive index is कि sir it can be defined as speed of light, ratio of speed of light in vacuum divided by with the speed of light in medium। और आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो definition है it is defined as a ratio of sine of angle of incidence with the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction। Thank you very much, take care of yourself। आज के लिए इतना काफी।